आज की कहानी है भेड़ और भेड़िए। और एक जगह मैंने इसका शीर्षक भेड़े और भेड़िए भी देखा है। तो भेड़ और भेड़िए कहानी हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी है। यह एक व्यंग्य रचना है। हरिशंकर परसाई जी जाने माने व्यंग्यकार हैं और इनकी भाषा सरल होती है, आसानी से समझ में आने वाली होती है। और यहाँ जो कहानी है वह छोटी सी एक कहानी है जिसके द्वारा उन्होंने बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है हमारे समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर। तो राजनीति में ऐसे राजनेता जो जनता के साथ झूठे वायदे करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका प्रतीक है भेड़िए। और जो जनता, भोली भाली जनता है, जिसे वे बरगलाते हैं, लुभाते हैं, उनके साथ झूठे वायदे करके उनको अपने वश में करते हैं, ऐसी भोली भाली जनता का प्रतीक यहाँ भेड़ है। इस कहानी को मैं अल्पना वर्मा यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए, उस लेवल पर पहुंच गए जहां एक अच्छी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और सबने मिलकर यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना हो। ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो जनता से ही चुने जाएं। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। यानी सभी बहुत खुश हो गए कि अब तो प्रजातंत्र आएगा और सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया। लेखक कहते हैं कि जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं। भेड़ें जिनका स्वभाव होता है कि वे बहुत भोली भाली होती हैं। तो उस वन प्रदेश की जो जनता थी वह नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। तो इतनी भोली भाली जनता थी उस प्रदेश की। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा और हम अपने प्रतिनिधियों से ऐसा कानून बनवाएंगे कि कोई भी किसी को ना सताए, कोई भी जीवधारी ना किसी को मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह और बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। और इधर भेड़ियों ने यह सोचा कि अब हमारा संकट काल आया, क्योंकि उनका तो भोजन ही भेड़ें थीं। और अब इस तरह का अगर कोई कानून बन गया तो वे क्या करेंगे। तो भेड़ियों ने सोचा भाई ये तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत का समय आने वाला है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया तो कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चबाना सीखना पड़ेगा? भेड़ियों की तो मुश्किल हो गई। अब ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता जाता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता, यानी उन्हें घबराहट होने लगती। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, सियार भेड़िए से भी ज्यादा चालाक होता है, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। तो ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं, राजनेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उन्हीं का प्रतीक है ये सियार। तो सियार जो होते हैं, भेड़िया जब अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियों को चूसते रहते हैं। यानी उनका छोड़ा हुआ खाना ये खाने को तैयार रहते हैं। तो सियार का वह स्थान है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं, अर्थात आप इतने उदास क्यों हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा, शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर कहता हो। तो ये व्यंग्य कहा है कि हर तरह की चापलूसी करना सियार जानता है, हर तरह से। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब चला, यानी अब तो हमारा हुकूमत, हमारी हुकूमत, हमारा शासन अब खत्म। सियार ने दांत निपोर कर कहा, यानी ऐसे झूठे हंसते हुए कहा, दांत निकाल दिखाते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, यानी आप हमारे मालिक हैं, हम क्या जाने, आप ही ये सब बातों की खबर रखते हैं। हम तो भाई आपके नौकर हैं, दास हैं, हम तो
कोई और सरकार नहीं जानते, हम तो आप ही का दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि भेड़ों का राज हो जाएगा, प्रजातंत्र आ जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना उसे आता था। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो शेर ना होता। अर्थात शेर तो स्वाभिमानी होता है, उसे छल कपट नाटक करना नहीं आता। वह या तो सीधे वार करता है या छोड़ देता है। लेकिन ये तो सियार था, चापलूस था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से, उदास मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जाएं कहाँ? सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को ही लेते हैं, भेड़ियों को तो कोई लेता नहीं है सर्कस में, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। सियार ने खूब सोचकर कहा, तो अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब यहाँ पर भी व्यंग किया है कि अजायब घर में आदमी रखे जाने लगे हैं, यानी आदमी इस तरह का वर्ताव आजकल, इस तरह का व्यवहार समाज में करने लगे हैं कि उन्हें अजायब घर में रखा जाना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ व्यंग किया है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे विश्व आत्मा से उसका कनेक्शन जुड़ रहा हो। फिर बोला, बस अब सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बात करता है, कहाँ की ऐसी बात करता है जो संभव ही ना हो। अरे हमारी जाति कुल 10% है, 10% है, और भेड़ें और अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? और कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। भेड़ें जानबूझ के क्या भेड़ियों को चुनेंगी? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, आप परेशान मत होइए, एक दिन का समय दे दीजिए, कल तक कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, कोई ना कोई प्लान हम बनाएंगे, योजना बनाएंगे। मगर एक बात है, आप जो मैं कहूं वही कीजिएगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु मान लिया और आज्ञा पालन की शपथ ले ली कि हाँ हाँ, जो तुम कहोगे मैं सब मानूंगा। अब मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यहाँ तो सियार की बात उसे माननी ही पड़ेगी। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीला रंग कर दिया था, उस पर उसको पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, रंगे सियार। रंगा सियार जो कोई ऐसे धोखेबाज कपटी होता है उसको हम रंगा सियार कहते हैं। तो यहाँ बूढ़ा सियार कह रहे हैं, इनको मैंने कलर किया हुआ है, ये रंगे हुए सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, उसने कहा, अरे ये इनकी बात कौन मानेगा, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बहुत बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। तो यहाँ एक बार और लेखक ने व्यंग किया है कि किस तरह से आदमी अपना व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलने में माहिर होता है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई जो माला होती है, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बात का ख्याल रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की तरफ ताकना, उधर ही देखते रहना, और कुछ बोलना भी मत, और मुंह जैसे ही खोला पोल खुल जाएगी, और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, सारा प्रचार आपका यही तो करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है।
यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्म गुरु है। बस अब चलो। तो यहाँ इन 3 रंगे सियारों के रूप में उन्होंने जिन लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करवाया है लेखक ने, वह बता रहा है कि एक राजनेता जब चुनाव लड़ता है तो उसे किन किन लोगों का सहारा लेना पड़ता है और किन लोगों का सहारा लेकर वह चुनाव जीतता है। तो आजकल तो चुनाव ऐसे ही जीते जाते हैं, कलम के बल पर, धर्म के बल पर, और दूसरा जो है लोगों की विचारधारा को प्रभावित करके, जो एक विद्वान और विचारक कर सकता है। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक ये तो सुने हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। तो लेखक और कवि सच बताते हैं, लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि पैसे के प्रभाव में सब अपने विचार बदल सकते हैं, बदल देते हैं। तो वे ही रंगे सियार कहलाते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत कीजिए। तो कहने का अर्थ है कि रंगे हुए यानी अपनी असलियत को छुपाए हुए हैं। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच में भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, कंठी में जो प्रेयर बीट्स होती हैं गले में पहनी हुई थी उसने, और मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता के साथ, और सिर झुकाकर जैसे विनय की मूर्ति हो। उधर एक स्थान पर सहस्रों यानी हजारों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। तो बूढ़े सियार ने पहले ही ये सब बातें फैला दी थी कि इस तरह से एक संत आए हुए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो आप अगर इसको वास्तविक दृश्यों के साथ कल्पना करें जो चुनाव के समय होते हैं, होता क्या है, लोगों की भीड़ में समर्थक जाके इधर उधर बैठ जाते हैं और वो जय ध्वनि करते हैं। कुछ उसी तरह का दृश्य यहाँ भी प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि भेड़ों में पहले से यहाँ वहां बैठे सियारों ने जय ध्वनि की, जय जयकार की, और भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों बहनों, यह अभी डरो मत, ये जो हैं भेड़िया राजा, ये संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन मतलब मन बदल गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है, और अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने मतलब भेड़ों ने जितने कष्ट अभी तक सहे हैं, उनको याद करके भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप लोगों पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, आज तक झुका ही हुआ है। अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। और आज सुबह की बात है। अब उदाहरण देके अपनी बात की पुष्टि कर रहा है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सुबह की है। अब तो वे सब कुछ त्याग चुके हैं, आप उनसे डरो मत, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो सब मिलकर, संत भेड़िया की जय, संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अब तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे हुए थे। बीच में कभी कभी सामने वाली जो भीड़ जो इकट्ठी हो रखी थी, उनको देख लेते थे और टपकती हुई लार को गुटक जाते थे। अब
इतनी अच्छी अच्छी भेड़ें उनके सामने हैं, ललचा रहा होगा, मन खाना, मुंह में पानी आ रहा था। बूढ़ा सियार बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद, मुखारविंद मीन्स सुंदर मुख से, आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भरा है, उनका मन भरा हुआ है, उनका दिल जो है वो इतना भाव विभोर हो रहा है कि वे गदगद हो गए हैं, और भावों की अधिकता से उनका गला भी अवरुद्ध हो गया है, रुध गया है, और वे बोल नहीं सकते हैं। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे, ये इस लोक के तो जीव हैं ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं। अब जो रंगे हुए सियार हैं उनको स्वर्ग के देवता बता दिया कि जो इन्हें सदुपदेश यानी सद उपदेश, अच्छे उपदेश देने के लिए यहाँ धरती पर आए हैं। पीले वाले, जो पीले सियार हैं, ये विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और नीले रंग के जो सियार हैं उनकी तरफ बोला कि जो नीले हैं वो नेता हैं, स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और आता ही नहीं था। हुआ हुआ सियार की बोली है, वो हुआ हुआ चिल्ला दिया। सियारों की ये आदत होती है, एक हुआ हुआ आवाज करेगा तो सारे सारे उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं, तो बाकी वाले भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया कि मत बोलो। चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला कि भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो फिर वह कवि काहे का? तो यह भी एक व्यंग्य है। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है, तो भेड़िए को ईश्वर का रूप बता रहे हैं। हे भेड़िया जी महान, आप तो सर्वत्र यानी सब और व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, यानी सुबह आपके माथे पर तिलक करती है, और शाम की उषा आपका मुख चूमती है, शाम की जो लाली होती है वो आपका मुख चूमती है। पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ज्योति लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। यानी इतना तेज है उस भेड़िए में कि उसकी ज्योति है जो तारे बनकर आकाश में दिखाई दे रही है। इस तरह से उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। हे विराट, आपके चरणों में शूद्र का यानी नीच का प्रणाम है। तो इस तरह से वह भेड़िए की तारीफ ही तारीफ किए जा रहा है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकता है। निर्बल जो बलहीन है, भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उसके हाथों में अपने हितों की चिंता को छोड़ो और निश्चिंत हो जाओ। वह भी तुम्हारा भाई है, एक ही जाति के हैं तुम, ये भेड़ और भेड़िए, ऐसा कह रहा है सियार। और कहता है कि कितना कम अंतर है, लेकिन फिर भी बेचारा भेड़िया बेकार ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे कोई और खाता है और हड्डी उसके दरवाजे पे फेंक जाता है, वे तो बेकार में ही बदनाम होते हैं। तुम लोग पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िया तो बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो वह डटकर उससे लड़ेगा। इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। इस तरह से वह अपनी बात कहकर भेड़ियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। अब बारी आती है हरे रंग के धर्मगुरु की। धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहां त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वह वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा। अब दूसरे लोग जिसे किसी ने देखा नहीं जाना नहीं, उस लोक के सुख की बातें कहकर लोगों को बरगला रहे हैं। ये तो कहते हैं कि जो यहाँ वोट देगा वो वहां वोट पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वहां राजा बनेगा, इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से वह भी अपनी बात कह रहा है। अब लेखक कहते हैं कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया
और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक यानी उनकी भलाई की चिंता करने वाला, हित रक्षक यानी उनकी भलाई की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। भेड़िया ही उनके लिए अच्छा ही अच्छा करेगा। अब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आ गए, रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ गए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। क्या कानून बनाया? जैसे ही सत्ता हासिल की वैसे ही अपने फायदे का कानून चापलूस और धोखेबाज और कपटी राजनेता बनाते हैं। तो उसका एक उदाहरण है यहाँ कि जैसे ही भेड़िए पंचायत में चुनकर आते हैं, पहला कानून बनाते हैं कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दे दी जाए। तो यह थी कहानी भेड़ और भेड़िए, एक ऐसी व्यंग्य रचना जिसके द्वारा उन्होंने प्रजातंत्र में प्रजा को किस तरह से बुद्धू बनाकर उसको धोखा देकर कपटी राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यह बताने का प्रयास किया है। आशा है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।